हेलो एंड वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी प्रतिस्थापन अभिक्रिया की एक और विधि, और वो है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इससे पहले हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उनके मैकेनिज्म्स हम पढ़ चुके हैं। अब पढ़ रहे हैं हम फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो उसमें फ्री रेडिकल्स यानी मुक्त मूलक इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसको एस आर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आर जो है वो रेडिकल यानी मूलक को प्रदर्शित करता है, और जो एस है यानी प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन को प्रदर्शित करता है। फ्री रेडिकल्स आर अटैकिंग रिएजेंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें जो आक्रमणकारी अभिकर्मक है मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया में, जो आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी अटैकिंग रिएजेंट है वो फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक है। देखिए, जिस तरह से मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ कि इसमें जो आक्रमणकारी अभिकर्मक या अटैकिंग रिएजेंट है, इस प्रकार से भी आप हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके जब आप नोट्स बनाए तो लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरे इंग्लिश में लिखें, ज़रूरी नहीं है कि पूरी हिंदी में लिखें। अगर आपको हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके लिखना है तो भी आप इसको आराम से लिख सकते हैं। ये याद रखिएगा कि जब आप जैम देंगे और नेट देंगे या एमएससी करेंगे तो आपको इंग्लिश में ही मैक्सिमम किताबें मिलेंगी, और उसी हिसाब से जो है आपको अभी से थोड़ी बहुत तैयारी आप इंग्लिश के वर्ड्स का अगर कर लें तो वो बेहतर होगा। तो देखते हैं, फ्री रेडिकल्स आर द अटैकिंग रिएजेंट्स फॉर दिस टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस प्रकार की जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसमें फ्री रेडिकल यानी मुक्त मूलक आक्रमणकारी अभिकर्मक यानी अटैकिंग रिएजेंट की तरह का कार्य करता है। लेट अस अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म बाय फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स। तो इस अभिक्रिया को समझने के लिए जो हम जिस रिएक्शन का एग्जाम्पल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है फ्री रेडिकल हैलोजनेशन ऑफ एल्केन्स यानी एल्केन का मुक्त मूलक हैलोजनीकरण। जितना आप इंग्लिश में लिख सकते हैं उतना आप आराम से अपने हिंदी के नोट्स में इंग्लिश के उन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी और मार्क्स भी आपके सही रहेंगे। इसकी आपको मार्क्स के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स जो है वो आप सही बनाएं, उस पर ध्यान दीजिए। तो आइए देखते हैं, हम पहला स्टेप लेते हैं। फर्स्ट स्टेप जो है चेन इनिशिएशन स्टेप है। चेन यानी श्रृंखला, इनिशिएशन यानी प्रारंभ। तो जो पहला स्टेप है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन का, वो है श्रृंखला प्रारंभ चरण। तो आप इसको जब नोट्स बनाएं तो आप श्रृंखला और प्रारंभ चरण लिख सकते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप के जगह पे। इन दिस स्टेप फ्री रेडिकल्स आर फॉर्म। जैसा कि श्रृंखला प्रारंभ चरण या चेन इनिशिएशन, दैट इज चेन इज स्टार्टिंग, उस नाम से हमें पता पड़ता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। तो यहाँ पर क्लोरीन को लिया गया है। लाइट की उपस्थिति में क्लोरो और क्लोरो का जो बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स दो होमोलाइटिक फिशन या समांशी विखंडन के द्वारा ये एक एक इलेक्ट्रॉन्स एक एक एटम के पास चला जाता है, और इस तरह से हमें मुक्त मूलक प्राप्त होता है। और ये लाइट के प्रेजेंस में होता है और इसमें इतनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप है, जो सेकेंड स्टेप है वो चेन प्रोपागेशन स्टेप है। इसे कहते हैं श्रृंखला संचरण संचरण चरण यानी श्रृंखला संचरण स्टेप, यानी श्रृंखला इसमें आगे बढ़ती है। और आप देख सकते हैं कि इन दिस स्टेप न्यू फ्री रेडिकल्स एंड प्रोडक्ट बोथ आर फॉर्म्ड। तो इस चरण में जो श्रृंखला संचरण
चरण है या स्टेप है, इसमें नए मुक्त मूलक बनते हैं और साथ देखिए नए मुक्त मूलक बने हैं यहाँ पर। ये एल्केन फ्री रेडिकल बना है, एल्काइल फ्री रेडिकल, और यहाँ पर बना है हैलोजन फ्री रेडिकल, और साथ ही साथ प्रोडक्ट भी इस चरण में बनता है। तो आप देख सकते हैं ये एल्केन है जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, उस पर जो पहले स्टेप में बना जो फ्री रेडिकल था उसने आक्रमण किया, जो कि हैलोजन फ्री रेडिकल है, जिसकी वजह से जो है यहाँ से एक H जो है रेडिकल के रूप में HCl के साथ जुड़ के और अल्काइल फ्री रेडिकल बना। ये देखिए HCl बन के निकल आया है, और कार्बन हाइड्रोजन बंध के जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स थे यहाँ पर यहाँ चार कार्बन हाइड्रोजन बंध हैं, तो एक जो कार्बन हाइड्रोजन बंध के इलेक्ट्रॉन्स का एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर छोड़ देता है, जिस वजह से इस जो मुक्त मूलक है वो क्लोरीन के साथ, क्लोरो फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर ये बॉन्डेड होकर ये HCl प्रोडक्ट बनाता है। और साथ ही साथ हम इस स्टेप के वजह से नतीजन एज अ रिजल्ट ऑफ दिस स्टेप वी गेट एल्काइल फ्री रेडिकल, हमें एल्काइल फ्री रेडिकल इसके नतीजन प्राप्त होता है। ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल यहाँ पर जो पहले स्टेप में प्राप्त हुआ, ये सेकंड स्टेप के जो 2 स्टेप हैं उसके जो पहले चरण में प्राप्त हुआ, वो सेकंड स्टेप में क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ ही रिएक्ट करे न्यूट्रल मॉलिक्यूल। देखिए ये मुक्त मूलक नहीं है, यहाँ पर जो मुक्त मूलक है वो एल्काइल फ्री रेडिकल है। एल्काइल फ्री रेडिकल जो है वो हैलोजन फ्री रेडिकल की वजह से बना है। तो ये जो एल्काइल फ्री रेडिकल है वो एक न्यूट्रल क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, और जिसकी वजह से ये जो Cl, इसमें जो Cl और Cl के बीच का बंध था उसका एक इलेक्ट्रॉन, एक Cl एक इलेक्ट्रॉन दूसरा Cl लेके निकल जाता है और मुक्त मूलक बनते हैं। और ये मुक्त मूलक एल्काइल फ्री रेडिकल के साथ जुड़कर इस तरह से हेलोजनेटेड एल्काइल जो है उत्पाद के रूप में प्रदान करते हैं, और साथ ही साथ एक नया फ्री रेडिकल यहाँ पर प्राप्त हो गया। जो आखिरी स्टेप है उसको कहते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप, और टर्मिनेशन का मतलब है समापन। टर्मिनेशन का अर्थ है समापन। तो चेन टर्मिनेशन स्टेप यानी श्रृंखला समापन चरण है ये। आप अब नोट स्टेप बनाएं तो इसमें चेन टर्मिनेशन अगर ना लिखना चाहें तो श्रृंखला समापन चरण लिख सकते हैं। और यहाँ इसमें श्रृंखला समापन चरण, जैसे कि चेन टर्मिनेशन वर्ड से ही हमें समझ में आ रहा है कि जो रिएक्शन है वो यहाँ के समाप्त होती है, यानी जो फ्री रेडिकल्स हैं वो आपस में जुड़कर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनाना शुरू कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसमें एल्काइल हैलाइड भी एक जो मुख्य उत्पाद है वो भी इसमें प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि तरह तरह के जो रेडिकल्स हैं आपस में ऐड हो जा रहे हैं। देखिए न्यूट्रल क्लोरो मॉलिक्यूल बना, और यहाँ पर डाइमराइजेशन हुआ यानी द्विलकीकरण हुआ है, और इसमें आप देख सकते हैं 2 एल्काइल रेडिकल जो हैं वो आपस में जुड़कर डाइमराइज हो रहे हैं। तो डाइमराइजेशन रिएक्शन भी हो रहा है, और आप देख सकते हैं कि एल्काइल हैलाइड भी प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त हो रहा है। डाइमर आप जानते ही हैं, DIMER, डाइमर यानी द्विलक, या जैसे बहुलकीकरण में पॉलीमर कहते हैं, तो डाइमर भी बनता है। यहाँ पर देखिए 2 जो एल्काइल ग्रुप्स आपस में जुड़ गए। तो हम ये जो पूरा सीरीज़ हमने अभी देखा है वो है रिएक्शन मैकेनिज़्म के रिएक्शन विभिन्न प्रकार के अभिक्रियाओं के जो बेसिक मैकेनिज़्म है वो हमने पढ़ा। लेकिन एक आखिरी और मैकेनिज़्म रहता है, वो है पुनर्विन्यास मैकेनिज़्म या रीअरेंजमेंट मैकेनिज़्म। देखिए रीअरेंजमेंट जो रिएक्शन है उसके मैकेनिज़म्स अलग अलग, जो रीअरेंजमेंट हैं या पुनर्विन्यास है उनके अलग अलग मैकेनिज़म्स होते हैं, और ये बहुत एक वास्ट या विस्तृत सब्जेक्ट है, विस्तृत टॉपिक है, और बहुत सारे नेम रिएक्शंस इसके अंदर हैं। तो हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, अभिक्रियाओं के प्रकार, और उस अभिक्रियाओं के प्रकार में जो आखिरी जो कड़ी है वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। लास्ट टॉपिक इज़ रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सो लेट अस नो व्हाट अबाउट रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। जो बेसिक बातें वो जान लेते हैं। मैकेनिज्म हम इसमें जान नहीं पाएंगे क्योंकि प्रत्येक जो रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास अभिक्रिया है उसका जो मैकेनिज्म है वो एक दूसरे से अलग है। सो खास बातें, जो मेन बातें हैं वो जान लेते हैं। इन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ग्रुप्स और एटम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोजीशन
टू अनदर पोजीशन। देखिए किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर ही कोई भी ग्रुप यहाँ लगा हुआ है तो वो उसकी पोजीशन चेंज होकर किसी और जगह पे चली जाती है, या कुछ जो एटम्स उस मॉलिक्यूल को बना रहे हैं उनका अरेंजमेंट, उन एटम्स के अरेंजमेंट में कोई चेंज आता है, यानी एक एटम उठ के यहाँ से या कहीं और जुड़ जाए या कुछ और फंक्शनल ग्रुप बन जाए। तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन या पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कही जाती हैं। तो पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं कही जाती हैं ये। और इन रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ग्रुप्स और एटम्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन। किसी एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन उसी मॉलिक्यूल में, इन द सेम मॉलिक्यूल, इन द सेम मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ये होता है। तो जब आप नोट्स बनाएं तो यहाँ पर एक बात और जोड़ लें, वो है कि जो एटम्स और ग्रुप्स हैं वो अपना उनका स्थानांतरण होता है एक स्थान से दूसरे स्थान में, एक पोजीशन से, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, दूसरे मॉलिक्यूल में नहीं। तो इन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ एटम्स इज सेम इन बोथ सबस्ट्रेट्स एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स। तो ये जानना ज़रूरी है कि जो सबस्ट्रेट यानी जिस पर रिएक्शन हो रही है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन, और जो उससे उत्पाद मिल रहा है, उस दोनों में, उत्पाद मॉलिक्यूल में और सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल में, नंबर ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम्स यानी एटम्स की संख्या और एटम्स के प्रकार वो सबस्ट्रेट में और प्रोडक्ट में एक समान होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता, जिससे कि ये पता पड़ता है कि ना कुछ ऐड हुआ, ना कुछ विलोपित हुआ, ना कुछ योगात्मक अभिक्रिया हुई, ना कुछ विलोपन अभिक्रिया हुई। जितने एटम्स हैं उतने ही रहे, जितने ग्रुप्स हैं उतने ही रहे। तो इसलिए जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, आणविक भार होता है, वो सबस्ट्रेट का और प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो सेम होता है, क्योंकि कुछ ना तो इसमें से निकल के बाहर जाता है और ना कुछ इसमें एक्स्ट्रा आके जुड़ता है। तो ये चीज़ जब आप नोट्स बनाएं तो लिख लीजिएगा कि मॉलिक्यूलर वेट वो सेम रहता है प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में। रीअरेंजमेंट इज़ अ टाइप ऑफ आइसोमराइजेशन रिएक्शन। जो पुनर्विन्यास अभिक्रिया है वो एक तरह का समावयवीकरण है, आइसोमराइजेशन है, क्योंकि एक आइसोमर और दूसरे आइसोमर दोनों, किसी भी मॉलिक्यूल के दो आइसोमर्स के में जो नंबर ऑफ एटम्स और टाइप्स ऑफ एटम्स, एटम्स के प्रकार और एटम्स की संख्या वो सेम रहती हैं और उनका मॉलिक्यूलर वेट भी सेम रहता है। ईच रीअरेंजमेंट हैज़ इट्स ओन मैकेनिज्म। प्रत्येक जो पुनर्विन्यास अभिक्रिया है उसकी अपनी अपनी क्रियाविधि होती है। तो हम किसी खास क्रियाविधि को लेकर, जैसे कि हमने विलोपन अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में जो खास कोई मैकेनिज्म देखा है, रीअरेंजमेंट में हम इस प्रकार से कोई भी मैकेनिज्म को फिक्स करके नहीं देख सकते। कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं हम रीअरेंजमेंट रिएक्शन का अपने स्क्रीन पे। देखिए एन ब्यूटेन जो है वो आइसोब्यूटेन में परिवर्तित हुआ है। अगर हमने इसको एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ यानी निर्जलीय एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ 300 डिग्री तक उसको गर्म किया, तो यहाँ देखें जो एटम्स की संख्या यहाँ पर है और एटम्स की संख्या यहाँ पर है, कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या और उनके प्रकार वो सेम है। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका और इसका कोई अंतर नहीं है। तो यह एक तरह का आइसोमराइजेशन है, यानी एक समावयवी से हमें दूसरा समावयवी मिला, और ये जो अभिक्रिया है वो रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास कहलाती है। इसी तरह से अमोनियम साइनेट को जब हीट किया जाता है तो यूरिया प्राप्त हुआ, और आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो नंबर ऑफ़ एटम्स यानी कि एटम्स की जो संख्या है इन दोनों में एक समान है। उसी तरह से इन दोनों में एटम्स के प्रकार, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसमें भी कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और उनकी संख्या वो सेम है। इसी तरह से डाइफिनाइल हाइड्रोजीन का जब एसिड के साथ उसका ट्रीटमेंट या रिएक्शन करते हैं तो बेंजीडीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। तो ये तीनों ही में आप देखिए कि जो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स हैं और जो उत्पाद हमें प्राप्त होते हैं उनके मॉलिक्यूलर वेट सेम हैं, और उनमें सिर्फ जो कुछ एटम्स हैं
उनकी पोजीशन, उनकी स्थिति में चेंज आया है। देखिए आप जो यहाँ पर जो एटम्स हैं उनकी पोजीशन में, सबस्ट्रेट में और प्रोडक्ट में चेंज आया है, स्थिति में परिवर्तन आया है। बाकी कुछ विलोपित यानी एलिमिनेटेड या सब्स्टिट्यूटेड यानी प्रतिस्थापित, और योगात्मक अभिक्रिया यानी एडिशन इसके अंदर नहीं हुआ है। तो ये कुछ रिएक्शंस के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हम पढ़ रहे थे। तो रिएक्शंस के प्रकार हम पढ़ रहे थे, अभिक्रियाओं के प्रकार। जो इस वीडियो के साथ वो जो सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को आप पॉज करके और रिपीट करके देखिएगा ताकि आपके नोट्स अच्छे बने, और नोट्स बनाने के बाद एक बार फिर और देख लीजिएगा, नोट्स के साथ वीडियो को कंपेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके जो शब्द या जो कुछ लाइंस या जो मैटर बोला गया है वो कहीं छूट ना गया हो आपके नोट में। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी।